राधे राधे सभी भक्तों को, मेरे जितने भी फॉलोअर्स है, भाई बहन है, सबको राधे राधे। आज मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ जो आज अभी मेरे साथ हुआ सुबह सुबह। जहाँ मैं रेंट पे रहती हूँ, वृंदावन में एरिया है चैतन्य विहार। ये एक नया वृंदावन ही समझ लो। महंगा है यहाँ रहना भी, तो एक तो महंगा है। एक रूम है, छोटा सा किचन है और बाथरूम है, अटैच बाथरूम, और 6,000 भाव है। लेकिन हमको ये बारगेनिंग करके मिल गया था 500 में, तो चलो रह रहे थे। और 25 मार्च से मैं यहाँ रहने आई। पहला वाला जो रेंट का मकान था वहाँ मैंने 6 महीने गुजारे। ये मेरा दूसरा मकान कह सकते हो आप वृंदावन में। और 25 फरवरी से आई थी, और गिन लो अभी तक मैं 2 या 3 हफ्ते हो गए। तो अभी तक कह सकते हैं कि 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है। लेकिन चलो ठीक चल रहा था। हम अभी तक तो मैंने सामान भी सब नहीं निकाला। अच्छा हुआ मैंने सारा सामान नहीं निकाला, कुछ ही किचन का ही सामान मैंने अभी तक निकाला था। तो हुआ ये है कि हमारे जो मकान मालिक है और वो जो लेडी है, खास कर तो लेडी, आज सुबह अचानक से उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया मेरा, और बोलने लगे कि हमारे कमरे के पीछे ही ना एक बाहर के साइड थोड़ी जगह पड़ती है, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ी सी जगह रहती है, तो मैंने अपने चप्पल जूते का बॉक्स है और एक डस्टबिन रखा हुआ था, बस दैट्स इट। इतनी चीज़ें रखी थी मैंने। तो आके ही चिल्लाने लग रहे। अब वो जिस लहजे में जिस तरीके से बोल रहे हैं ना, मैं तो बोल ही नहीं सकती, क्योंकि ये मेरी परवरिश नहीं है, ये मेरे संस्कार तो बिल्कुल नहीं है। और सच बताओ ना, मैंने ज़िंदगी में कभी भी मैंने इस तरीके के ना पड़ोसी देखे ना लोग देखे। मैं आपको बताऊँ ना, मेरे मम्मी पापा भी मकान रेंट पे देते हैं, मेरे सास ससुर भी मकान रेंट पे देते हैं। ये तो हमारा इतना अभी अनफॉर्चून चल रहा है, इतने पैसे नहीं है कि हम वृंदावन में घर खरीद के रह पाए, ठीक है। तो मजबूरी में रेंट पे रहना पड़ रहा है। लेकिन ये मेरा दूसरा मकान है, और मैं मेरी सच बता रही हूँ, मेरा रियल अनुभव मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप प्लीज़ मुझे जजमेंट मत करना गलत तरीके से। आप जो भी है आप बस सुनिए और समझिए। तो इस तरीके से हमें तो पता ही है कि रेंट वाले और मकान मालिक के बीच में क्या रिश्ता होना चाहिए। मतलब समझ लो कि हम एज अ रेंटल भाड़ुआत, अगर हम भाड़े वाले हैं तो भाड़े पे रहते हैं, अगर हम मकान में, तो हमें अपनी लिमिट में ही रहना होता है। हमको इतना तो घुल मिल सकते हैं नहीं। और ऑब्वियसली अभी 1 महीना भी ख़त्म नहीं हुआ है, तो मैं तो अपनी लिमिट में ही रहूँगी। मैं इतना तो घुल मिल सकती नहीं, वो भी अनजान जगह पे। दिल्ली से हूँ मैं, ठीक है, वृंदावन की तो मैं हूँ नहीं। यूपी के लोगों को मैं इतना जानती नहीं हूँ ना, मुझे यहाँ की अभी तक भाषा भी इतनी समझ नहीं आ रही है, ना मैं बोल सकती हूँ। बस जो खड़ी हिंदी, प्योर हिंदी है, वो ही मैं बोल सकती हूँ। और तो उनका ये डिमांड है कि मैं उनसे रोज़ बातचीत करूँ, मैं उनके साथ उठूँ बैठूँ और रोज़ कुछ ना कुछ पूछती रहूँ। देखो, मैं सोशल तो हूँ, लेकिन मैं इतनी भी सोशल नहीं हूँ। बचपन से मैं ना घर से बाहर निकलने की इतनी आदत ही नहीं है। और मैं निकलूँ तो भी मैं मम्मी के साथ निकलती थी, मेरा ऐसा था। शादी के बाद भी मैं अपने सास के साथ निकलती थी, अपने हस्बैंड के साथ बाहर निकलती थी, वरना मैं निकलती नहीं थी। ना ही मुझे छत पे या बाहर कहीं भी अकेले बैठने की आदत है। मैं पर्सनली मतलब ऐसे नेचर की हूँ। मैं थोड़ी मैं शर्माती रहती हूँ, इंट्रोवर्ट हूँ मैं थोड़ी। तो ये एक मेरा पर्सनल इश्यू है। तो इस तरीके से मतलब बात ये है कि सुबह उसने दरवाज़ा खटखटाया और मैंने खोला। आती फिर उनके सामने वाला एक मकान है, वो खाली है, वो भी रेंट पे कोई आया नहीं, बस हम आए हैं। और इनके दोनों मकान नए हैं। तो सामने आए और सामने आलू वालू रखवा रहे अपने, और मुझे बोल रहे कि ये जो तेरा सामान पड़ा है वो हटा चल, समझी तू, यहाँ नहीं रख सकती कुछ भी। तो मैं बोली, आंटी 1 मिनट, क्या हुआ, मतलब सामान हटाना है, ठीक है मैं हटा दूँगी। वैसे फिर मैं देख रही हूँ उनका बिहेवियर बहुत ही मतलब बहुत ही ख़राब।
जैसे मैंने उनका कुछ बिगाड़ दिया हो, जैसे मैंने उनका कुछ नुकसान किया हो, उस तरीके से बहुत ही पर्सनल वो ऐसे गंदा मिसबिहेविंग कर रहे थे मेरे साथ। तो मैंने बोला आंटी कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना सामान हटा दूँगी। लेकिन फिर मैंने समझा, उसी टाइम मुझे ऐसा लगा उसी मिनट मुझे लगा कि शायद मुझे बोल देना चाहिए कि आपके हस्बैंड ने, मतलब अंकल ने ही बोला था कि आप अपना सामान इधर रख सकते हो, और सामने भी खाली मकान जो पड़ा है वहाँ लोग आते रहते हैं, रेंट के लिए मकान देखने लोग आते रहते हैं। तो अंकल उनको भी बोलते रहते हैं कि हाँ आप इस जगह का यूज़ कर सकते हो, अपना एक्स्ट्रा सामान यहाँ रख सकते हो। तो इसी तरीके से आंटी मैंने अपना सामान यहाँ, थोड़ा सा ही सामान है वो रखा था। तो पता है वो जवाब में क्या बोल रहे हैं? वो जवाब में ऐसे बोल रहे हैं कि अंकल तो बोलता रहेगा, अंकल का नहीं चलने वाला, जो मैं बोली वो लास्ट है, मैं जो बोली वो ही आखिरी समझना होता है और वो करना होता है, ठीक है समझी तू? मैं बोली अच्छा। मैं बोली दिक्कत वाली कोई बात नहीं आंटी, मैं अभी के अभी हटा देती हूँ सामान, मेरा अभी अभी हटा देती हूँ। तो बोला हाँ हटाओ, मुझे अपना कूलर रखना है यहाँ पे। अब उनका एक कूलर पड़ा था जो मैं अभी रहती उस रूम में पड़ा था। आते ही, हमारे आने से पहले ही उन्होंने कूलर हटा के वो सामने वाले रूम में रख दिया जो खाली पड़ा है, ठीक है, तो उधर ही पड़ा है। अभी वो मेरे साथ मिसबिहेविंग करने के इरादे से या मुझे सुनाने के इरादे से वो आए, और अब उसको वो कूलर रखना है जहाँ मैंने अभी थोड़ा सा अपना सामान रखा है, वहाँ उनको अपना कूलर रखना है, और इस बहाने से उनको मेरे साथ मिसबिहेविंग करना था, ठीक है, ये बात हो गई। अब थोड़ी देर बाद ये हुआ कि उनके हस्बैंड फिर ऊपर आए थोड़ी देर बाद। तो मेरे पति ने उनको रोक के पूछा कि अंकल क्या हो गया है, ये आंटी ऐसे क्यों कर रही है? नहीं सॉरी, उससे पहले ये हुआ था कि फिर मेरे हस्बैंड दूध लेने गए थे, वो तो थे नहीं, मैं अकेली थी। तो मेरे हस्बैंड आए तो मैंने उनको बोला कि देखो भाई आंटी ने तो पता नहीं ऐसे क्यों किया, अचानक से आके ऐसे चिल्ला रहे हैं मेरे पे, इतना बर्ताव इस तरीके का कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों कर रहे हैं वो। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मेरी सारी बातें सुनी पहले, फिर बोले कि चलो ठीक है मैं बात करता हूँ नीचे जाके। उसी टाइम वो नीचे गए तो मैं तो आधा ही थोड़ा खड़ी थी सीढ़ियों में, मैं देख रही थी कि चलो देखो तो सही कि क्या हो रहा है। तो मेरे हस्बैंड जैसे ही गए, दरवाज़ा उनका खुला ही था, तो वो आए। तो मेरे हस्बैंड ने पूछा कि आंटी क्या हो गया, क्या हुआ था, आप कुछ बोल रहे थे? तो बोल रहे क्यों क्या होगा, मैं बस इतना ही तो बोला, सामान हटानी तो बोला मैंने, और क्या बोला? मतलब चिल्ला के ही बोल रहे हो, मेरे हस्बैंड को भी चिल्ला के ही जवाब दे रहे। तो फिर मेरे हस्बैंड अभी बोल रहे थे कि कुछ बोलने के उससे पहले तो वो चलने लग गए, और फुल्ली इग्नोर कर दिया मेरे हस्बैंड को। फिर भी मेरे हस्बैंड ने इतना उनको बोला कि आप ये बात शांति से भी तो कर सकते थे, आप इस तरीके से क्यों बोल रहे हो? तो चलते चलते पता है उन्होंने क्या बोला उस आंटी ने? भाई हमारी भाषा तो ऐसी ही है, अगर आपको जो लगे वो लगे, हम तो ऐसे ही बोलते हैं, हमारी भाषा तो ऐसी ही रहेगी, ठीक है समझ गए? तो मेरे हस्बैंड ऐसे कठपुतली की तरह ही खड़े, शॉक्ड होके खड़े रह गए। वो मेरी, उनकी हालत भी मेरी जैसी हो गई, सेम टू सेम जैसी मेरी हो रखी थी। फिर वो ऊपर आया, मैं सीढ़ियों में ही खड़ी थी, और वो मुझे ऊपर सार ले आए और बोल रहे हैं कि भाई क्या है ये, किस तरीके से ये क्या कर रहे हैं ये? तो इस तरीके से हस्बैंड वाइफ हम दोनों का ना सिटी पिटी गुल हो गया दिमाग का। हम सोच ही नहीं पा रहे कि ये क्या हो रहा है, क्या हो गया अचानक से, मतलब इस तरीके का बर्ताव क्यों, किस लिए, हमने क्या गलती कर दी? अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ है रेंट पे, ना हमने कभी कुछ बोला, ना हमने कभी कुछ फरियाद करी। मेरे हस्बैंड सुबह चले जाते हैं अपने काम ऑफिस पे, और रात को आते हैं, और बीच में दोपहर को वो घर पे आते हैं टिफ़िन लेके आश्रम से, और तब मैं खाती हूँ खाना। मैं घर पे खाना भी कम बनाती हूँ क्योंकि आश्रम का ही प्रसाद हम पाते हैं, तो मुझे खाना बनाना तो होता नहीं है इतना, बस सुबह कुछ नाश्ता बना लूँ तो ही। तो पूरे दिन मैं अकेली होती हूँ, तो मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट डालना, यूट्यूब देखना, या तो वेबसाइट, मेरा हस्बैंड की वेबसाइट है उसके लिए मैं काम करती हूँ, और घर का काम भी मैं खुद ही करती हूँ। मेरे मकान मालकिन की तो काम वाली आती है, वो तो फ्री रहते हैं, लेकिन मैं तो फ्री नहीं रहती हूँ, मैं तो सारा काम खुद ही करती हूँ, क्योंकि मेरा कोई ऐसा बजट नहीं है। क्योंकि रेंट पे मकान लेना वृंदावन में वैसे भी बहुत महंगा पड़ता है, लाइट बिल निकालो। हमारा तो बाइक भी अभी रेंट पे ही चल रहा है, स्प्लेंडर जो हमने ख़रीदा था उनका अभी अभी 1 साल हुआ है, तो उसकी ईएमआई भरनी होती है।
तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं काम वाली अफोर्ड करूँ। मैं तो खुद ही काम करती हूँ, तो इस तरीके से मैं तो पूरा दिन घर में बिजी रहती हूँ, ठीक है। तो ये तो मेरी हो गई मेरी अपनी बात, लेकिन इसके साथ साथ मैं अब वो बात कंटिन्यू करूँ जो हो रखा है मेरे साथ। तो इसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर में हम चाय पी रहे थे, अभी सुबह का टाइम है, सुबह से ही ये सब हो रखा है। सोचिए आप, विनायक चतुर्थी का दिन है आज। एक तो विनायक चतुर्थी का दिन, हमने नहीं सोचा था कि हमारा ऐसा दिन स्टार्ट होगा। तो हम चाय पी रहे थे तो अचानक से उनके हस्बैंड की आवाज़ सुनाई दी कि वो सामने के कमरे में कुछ आलू वालू रखवा रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड ने सोचा कि बात करना सही रहेगा अभी के अभी। तो मेरे हस्बैंड बाहर निकले और पूछा कि भाई क्या क्या हो रहा है, आपकी वाइफ ऐसा क्यों बर्ताव कर रही है। तो बोल रहे क्या हो गया, कुछ हुआ हो तो मुझे बताओ क्या हुआ। अब जबकि ये सब कुछ हुआ वो सामने ही थे, वो कमरे में ही थे। या ऊपर भी जब मेरे साथ ये बर्ताव हुआ वो साथ में ही थे अपनी वाइफ के। और नीचे भी जब मेरे हस्बैंड बात करने गए तब भी वो कमरे में ही थे, उन्होंने सब सुना है। फिर भी पूछ रहे हैं क्या हो गया, मैं तो बैठा ही हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो ऐसे कर रहे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ये बर्ताव सही नहीं है आपकी वाइफ का। तो पता है उनके हस्बैंड जवाब में क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे भाई बात ये है कि आपकी वाइफ का ना कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है हम हमारी मैडम के साथ। कम्युनिकेशन ज़रूरी है, कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं वो, कोऑपरेट होना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड पूछ रहे कैसा कोऑपरेट, मतलब बोलती तो है वो, जितनी बार बाहर निकली राधे राधे बोलती है। जो चीज़ हो रही है वो 1-2 मिनट के लिए बोल देती है कि हाँ ये बात है इसलिए मैं बाहर निकली। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि अभी दिन ही कितने हुए, हमें आए हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। और जब हमने मकान के लिए यहाँ रहने के लिए आ गए थे 25 तारीख को, 25 फरवरी को आ गए थे, तब ये लेडी घर पे थी भी नहीं, वो कहीं गई थी अपने रिलेटिव के घर गई थी, वहाँ 1 हफ्ता रुकी, 1 हफ्ते बाद वो आई थी। और तब तक मैं मेरे मम्मी पापा भी गुजरात वापस चले गए थे, जो मेरे साथ थे 2 महीने से, ठीक है, वृंदावन दर्शन के लिए आए थे। तो वो थे, तो वो जब थे तब ये लेडी तो थी नहीं घर पे, ठीक है। तो वैसे भी मेरी बात नहीं हुई तब तक। और जब वो आए तब ये हुआ कि मैं अपना सामान अरेंज करने में लगी थी, गर्म कपड़े मेरे कुछ धोने थे, बेडशीट्स धोनी थी, ये सब करने में मैं लगी थी। बीच में मुझे 2-3 दिन बुखार भी था, तो मैं आराम कर रही थी, दवाई पी के सोती रहती थी पूरा दिन। सामने का मकान जो खाली है वो देखने के लिए आते रहते, रेंट वाले लोग आते रहते, तो इतनी आवाज़ करते हैं तो मैं जाग जाती थी। चलो मैंने वो सब फरियाद नहीं करी, क्योंकि मैं अपनी लिमिट समझती हूँ, ठीक है। लेकिन ये अपनी लिमिट्स नहीं समझते। एज अ मकान मालिक ये जो कर रहे हैं ना हमारे साथ, मुझे आज जो फील हुआ है ना, बहुत गंदा फील हुआ है। मैंने कभी नहीं, पहला जो मेरा मकान था ना, गोरानगर में मैं रहती थी, तो थोड़ा सस्ता इलाका था। वहाँ के मकान मालिक ने भी ये सेम इश्यू खड़ा किया था कि आप लोग हमारे साथ बोलते क्यों नहीं हो, आप लोग हमारे साथ बैठते क्यों नहीं हो। अब जितना करना चाहिए उतना तो हम करते थे, इससे ज़्यादा घुलना मिला हमारे बस की बात नहीं है। तो इस तरीके से देखा जाए तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ही डिसअपॉइंटेड है, बहुत ही। हमने कभी नहीं सोचा था कि ब्रज में आकर आपको सिर्फ, पहले हमने यही सोचा था कि भक्ति करने मिलेगी, सबका साथ सहकार मिलेगा, प्यार मिलेगा, आप अपनी गलती या अपनी अंदर की बुराई निकालने का आपको मौका मिलेगा, हम ये सोच के इधर आए थे। लेकिन यहाँ तो कुछ मामला अलग ही है। यहाँ के लोग, मतलब खास कर जो मकान मालिक होते हैं, जो मकान रेंट पे देते हैं, उनका बिहेवियर की अगर मैं बात करूँ तो यकीन मानो, अगर आप सुनोगे मेरी बातें, अगर आप समझोगे, तो आप वृंदावन में रेंट पे आने से पहले ना 100 बार सोचोगे कि जाया जाए कि नहीं जाया जाए। और मेरी तो यही सलाह है आप लोगों से कि अगर आपके पास पैसे हैं, आप घर खरीद सकते हो, तो ही आप वृंदावन या यूपी में आओ, वरना मत आओ। अगर आपको एक भाड़ुआत, एक रेंट वालों के तौर पे रहना है, तो यहाँ का सबसे पहला रूल ये है कि आपको एक नौकर बन के ही रहना पड़ेगा। आपको उनका घर तो साफ रखना है, लेकिन आपको घर के बाहर का सारा एरिया, छत, सीढ़ियाँ, जो भी होता है सब साफ रखना पड़ता है। मतलब मान लो कि उनको 3 या 5 हज़ार में ना नौकरी मिल गए, नहीं कि रेंट वाले। यहाँ ये वैल्यू है एक भक्त की, एक रेंट वालों की, ये वैल्यू है। जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ मैं वो बोल रही हूँ। देखो मैं वृंदावन को बिल्कुल ख़राब नहीं कह रही हूँ, मैं कहना भी नहीं चाहती हूँ। जो मेरे कान्हा जी की जगह है वो तो है, वो तो रहेगी। लेकिन हाल में तो इतना तो पता चल चुका है, 2 मकान में रह के टोटल 8 महीना हमारा हुआ होगा इधर, नहीं 6 महीने हुआ है टोटल। और ये 7वां महीना ख़त्म होने को था हमारा वृंदावन में। तो मैं अब इस स्टेटमेंट पे आई हूँ मेंटली कि वृंदावन में भाड़े पे रहना एक गुलामी से ज़्यादा कुछ नहीं है।
और भी लोगों का हमने सुना है, ब्रोकर लोगों से, कि मकान तो हम उनको दिलवा देते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि मकान मालिक उनको परेशानी देते ही देते हैं। पहली बात तो ये कि आपकी इज्जत तो रखेंगे ही नहीं, वो तू तड़ा करके ही बात करते हैं। और दूसरा ये प्रॉब्लम हो जाता है कि उनकी यूपी वाली लैंग्वेज आपको समझ नहीं आती है, तो आप कन्वर्सेशन करना चाहो तो भी कैसे करो। मेरे जैसे लोग फिर भी ट्राई करते, ऐसा नहीं कि नहीं करते, लेकिन मैं फिर भी फेल ही हो जाती हूँ। और इन लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत रहती है आपके साथ, कि आप उनकी घर की साफ़ सफाई रखो और भी एक्स्ट्रा साफ़ सफाई करो, प्लस उनको खुश रखो, मतलब कि उनसे बातचीतें करो, पूछते रहो और झुक के रहो उनसे, उनके सामने आप झुक के रहो, उसको बहुत पसंद है। तो मुझे ये फील हो रहा है कि क्या है ये, मतलब हम क्या करने आए थे और क्या हो रहा है। शायद लगता है कि ये लोग ब्रजवासी नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है ब्रजवासी ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे कुछ ब्रजवासी लोग भी मिले हुए हैं वृंदावन में, और सच बता रही उनके साथ बहुत ही अच्छा फील होता है। लेकिन ये जो कुछ लोग हैं ना, अब मैं क्या, और हो ये जाता है ना कि अगर अब मैं चाहूँ तो भी इन लोगों से बात नहीं कर सकती, क्योंकि आज जिस तरीके से बुरा बर्ताव करके, जिस तरीके से, जिस लहजे में बात किया है ना हम लोगों से, सच बता रही हूँ इतना बुरा लगा है ना। मतलब मैं सोच रही हूँ कि क्या गलती होगी, कहाँ गलती होगी। चुपचाप रहना, अपने घर का काम करके घर में ही रहना। एक औरत होने के नाते मैं कथाओं में भी सुनती हूँ कि लड़कियों को, खास कर शादीशुदा लड़कियों को कैसे रहना चाहिए। घर का काम करो, घर में ही बैठो, भक्ति करो, ठीक है, अपने घर की साफ़ सफाई रखो। और ज़्यादा से ज़्यादा हम सोशल मीडिया पे रहते हैं आजकल, तो सोशल मीडिया पे भी मैं तो स्पिरिचुअलिटी फैलाने की कोशिश कर रही हूँ। आप तो मेरा पेज देख ही रहे हो, ठीक है, आप देख रहे हो मेरा काम कि मैं क्या करती हूँ। मेरा कोई ऐसा तो कुछ है नहीं कि कुछ बुरा किया, किसी का गलत किया और टाइम पास किया, ये तो मेरा काम है ही नहीं। मैं जितना हो सके अच्छा काम करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर मेरे में कुछ बुराई भी है तो उसको दूर करना मैं चाहूँगी, मैं उस पर भी काम करूँगी। नहीं, ऐसा नहीं कि मैं दूसरों को परेशानी दूँ। तो इन लोगों को मेरे इस स्वभाव से प्रॉब्लम है। सोचने वाली बात है ना कि मैं अच्छे से रह रही हूँ, उसमें उनको दिक्कत है। उनको चाहिए कि मैं पंचायत करूँ, मैं बाहर पूरा दिन निकलती रहूँ, उनसे पूछती रहूँ। अब आप ही सोचिए, अगर मैं इस तरीके से रहूँ जबकि मेरा पति बाहर है, और मैं इस तरीके से रहूँ, तो क्या ये सही रहेगा? आप लोग ही बताओ। और इसलिए तो मुझे ना ऐसा बुरा फील हो रहा है कि सच में मुझे अब लग रहा है कि स्कैम ही हो रहा है हमारे साथ। रेंट पे मकान मिलने के नाम पे स्कैम ही हो गया एक तरीके से, कि उन लोगों को एक तो हमसे पैसे भी मिल रहे हैं रेंट के, प्लस उनको एंटरटेनमेंट चाहिए, हमसे टाइम पास चाहिए, हमसे गुलामी चाहिए, मतलब कि हम उनके नौकरी बन जाए। तो हर तरीके से उनका ही फ़ायदा हो वैसा उनको चाहिए। अगर हम अपने तरीके से, हम जैसे हैं वैसे जिएंगे तो उनको दिक्कत है। उनको ये चाहिए कि हम उनके तरीके से रहें। अब सोचो, मेरे खुद के माँ बाप और मेरे सास ससुर, किसी ने भी मुझसे ये डिमांड कभी नहीं रखी कि मैं उनके तरीके से रहूँ, उनके सोचने और उनके अच्छे लगने से मैं रहूँ। मैं जैसी हूँ वैसी उन लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया है। और ये लोग मकान मालिक हो के भी अगर ऐसी डिमांड रखे तो आप ही बताओ, क्या ये सही है? क्या आपको ये सही लग रहा है कि मैं एक औरत होने के नाते, एक शादीशुदा औरत हो के, मैं पूरा दिन उनके घर जाऊँ, उनको पूछूँ? क्या मुझे मेरी सेफ्टी और मेरे कंफर्ट की क्या मुझे नहीं पड़ी होगी? क्या मुझे कंफर्ट फील हो रहा है? ये उन लोगों ने सोचा कि मुझे कंफर्टेबल है कि नहीं? अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, क्या मैं उनसे बात करूँ, क्या मैं घुलूँ मिलूँ? मैंने अभी तक अपना सामान तक अरेंज नहीं किया है घर के अंदर, और मैं उनसे गप्पे लड़ाने जाऊँ, पंचायतें करूँ, अपने घर की, अपनी सारी बातों की मैं पंचायत करूँ, ये उनको चाहिए। तो भाई मेरे से तो ये नहीं होगा, क्योंकि मैं ऐसी हूँ ही नहीं। मेरी परवरिश अलग तरीके से है, मैं घर में ही रहने वाली लड़की हूँ। मैं सोशल मीडिया पे ज़रूर सोशल हूँ, लेकिन वैसे नहीं हूँ। और अब ये मामला ये है कि एक तो 1 महीना हुआ नहीं था, प्लस इन लोगों ने ये कर दिया, झूठी डिमांड है, और पता नहीं क्या जजमेंट कर लिया मेरे को, गलत, ऐसे ही गलत जजमेंट खुद से कर लिया, और बुरा बर्ताव करना है उनको। अब मैं तो क्या सोच के रह पाऊँगी? मैं तो अब रह ही नहीं सकती। तो अब ये हो जाएगा कि हमें और ढूंढना पड़ जाएगा नया दूसरा मकान। सोचो, अभी अभी पेकर्स एंड मूवर्स को बोल के हमने 3,000 का खर्चा किया था सामान, लगेज यहाँ से यहाँ शिफ्ट करने के लिए, और प्लस और भी खर्चे आप गिन लो। और इनको हमने रेंट दिया था, फिर हमने जियो का वो वाईफाई लगवाया, उसका खर्चा 3,000 रुपये हो गया। सोचिए, मतलब कितना एक तो खर्चा किया। क्या सोच के हम रहने जाते हैं किसी घर पे, एक घर रेंट पे रखते हैं, क्या सोच के? अपना खुद का काम होगा, शांति मिलेगी,
एक ज़िंदगी शुरू रहेगी, ये सोच के हम तो जाते हैं ना। ये सोच के तो नहीं जाते कि झगड़े करें, हमारे झगड़े हो, हमारे साथ मिसबिहेविंग हो, हमारी इंसल्ट हो, इसलिए तो हम जाते नहीं हैं। लेकिन और दुख, ऊपर से दुख इस बात का हो रहा है ना कि ये सब हो रहा है वृंदावन में। आप सोचिए, वृंदावन में ये हो रहा है। और मुझे तो ये भी लग रहा है कि ये लोग ब्रिजवासी हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनके अंदर तो कान्हा और राधा रानी की भक्ति जो होती है, मुझे नहीं लगता कि उनको ऐसी कभी प्रेरणा होती होगी कि वो लोगों को दुख पहुंचाए बिना कारण के, कुछ भी किए बिना। हम लोग उनको कंफर्ट देने के चक्कर में हम अपने लिमिट में रहते हैं और हो जाता है उल्टा। लोग फिर हमको जज कर लेते हैं कि हमारे में ईगो है। अरे मैं उनको क्या बताऊँ, मेरे में रत्ती भर भी ईगो नहीं है। मेरे में मैं ईगो करके क्या करूँगी? ना मेरे पास इतने पैसे हैं, ना इतना फैमिली का कोई इतना सपोर्ट है इतना, और ना ही कोई मेरा इतने कोई बड़े बड़े कोई पॉलिटिशियन कनेक्शन है, कुछ भी नहीं है। बस एक सिंपल सी इन्फ्लुएंसर हूँ, एक भगवान की छोटी सी भक्त हूँ, दासी हूँ। और उसके अलावा मैं अपनी फैमिली में देखो तो मैं अपनी माँ बाप की बेटी हूँ, सास ससुर की बेटी हूँ, और अपने हस्बैंड की मैं वाइफ हूँ। और तो मैं क्या हूँ? मैं कुछ भी नहीं हूँ। अब मैं इन मकान मालिकों को क्या बताऊँ कि भाई मेरे में कुछ ईगो नहीं है। किसी ना किसी रीज़न से शायद मैंने बात ना करी हूँ आपसे, मैं कनेक्ट नहीं रह पाई। चलो मैं मानती हूँ अपनी गलती, लेकिन मैं इतना तो मैं कंफर्म हूँ कि मेरे में ईगो बिल्कुल नहीं है। अगर मैं ईगो लेके फिरूंगी तो मैं जिस एम को लेके वृंदावन में आई हूँ वो तो कहाँ से पूरा होगा? वो तो हो ही नहीं पाएगा। अब मैं इनको क्या बताऊँ? मैं अभी भक्ति सीख रही हूँ, मैं भक्ति में और आगे बढ़ना चाहती हूँ। और क्या मैं ये सब करूँगी? मैं ऐसे छोटे छोटी बातों पे क्या मैं ये करूँगी? ये करने तो मैं आई नहीं थी। अगर मुझे यही सब करना होता तो मैं दिल्ली में ही पड़ी रहती ना। बात ये है, तो मैं दिल्ली में ही रहती, मैं इधर क्यों आती? चलो कोई नहीं, जो भी हुआ वो अब। तो आई होप कि आपको मेरी बातें शायद समझ आई हो, और मेरी मुश्किलें जो अभी चल रही है, आज के दिन जो मुश्किल खड़ी हुई, जो दिक्कत खड़ी हो गई है अननेसेसरली, अब उसको सॉल्व करने के लिए तो मेरे पास एक ही रास्ता है कि मैं अब दूसरा मकान ढूंढूंगी। अभी यहाँ 1 महीना ख़त्म हुआ भी नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे ही मेरे कर्मों का प्रारब्ध। और क्या, मैं तो यही अब उनकी भी गलती इतनी भी नहीं निकाल सकती। उनको मेरे से अपेक्षाएं थी और मैं खरी नहीं उतरी, जो मुझे आज ही पता चला बिना बात किए। उनको मेरे साथ बात करनी चाहिए थी। चलो खैर कोई नहीं, मैं मानूंगी कि मेरे पिछले जन्म के कर्म भुगत रही हूँ, और क्या, वो ही साफ हो रहे हैं। मैं तो ऐसे ही चलूँगी, क्योंकि भक्ति माने के बाद इतनी तो हम में अकल आई जाती है कि हम कोई भी चीज़ दूसरों पे ही थोप दे, ये भी गलत है। मैं तो फिर भी अपने पे ही लूँगी कि कहीं ना कहीं शायद मेरी गलती रही होगी, जो मैं भी नहीं जानती थी। लेकिन आज समझ आ रहा है कि हाँ, उनको मेरी गलती लग रही है, कोई बात नहीं। मैं उनको पसंद नहीं आ रही तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा तो क्या अब कर सकती हूँ? मैं यहाँ से चली जाऊँगी, और क्या। अब राधा रानी से यही प्रार्थना कि कोई और मकान मिल जाए जल्दी से, और मैं वहाँ रह के फिर कोई मेरी जॉब ढूंढूँ। अभी मेरी जॉब ढूंढने का चल रहा था, वो भी मैं कर नहीं पाई हूँ। तो अब जल्दी से जॉब ढूंढूंगी, दूसरा अब तो मकान भी ढूंढना पड़ जाएगा। भगवान अब सब सही करे, और क्या। राधे राधे।